नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सी टेट यूपी टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट हल किए थे, तो जो लोग नहीं देखे हैं आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो है सुपर टेट की क्लास स्टार्ट करने के लिए जो है बोला था, तो जल्द ही कल या परसों से सुपर टेट का क्लास भी जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो है अकेडमी पर आपका स्पेशल क्लास फेस्टिवल मैराथन चलाया जा रहा है। ये आपका 28 से लेकर 30 नवंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें आपको आरओ यूपीपीएससी 2021 बीईओ जेल वार्डर इन सभी के लिए ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के क्लास जो है चलाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और सभी क्लासेस जो हैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यानी आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, वहाँ से आप लॉगिन करके देख सकते हैं। वीडियो जो है अब पहले की तरह जो है आपको नहीं दिखाई देंगे, अब वीडियो जो है लॉक दिखाई देगा। आपको अनलॉक करने के लिए वीडियो को हम एक कोड डालेंगे, रेफरल कोड एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे रेफरल कोड, आपका वीडियो जो है वह अनलॉक हो जाएगा, आप जो है फ्री में देख सकते हैं। तो बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सभी क्लासेस के जो है वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पहला जो प्रश्न है कि मानसिक आयु का प्रत्यय यानी कि संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिने साइमन के द्वारा मानसिक आयु संप्रत्यय का प्रतिपादन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। और एक प्रश्न जो है याद रखिएगा, IQ यानी कि बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला भी पूछा जाता है। तो बुद्धि लब्धि बराबर जो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु आपका वास्तविक आयु इंटू 100 यानी कि गुणे 100। ये फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि निकालने का। ये प्रश्न पूछा गया है आपका, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ सामान्यतः होता है कितना। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 90 से लेकर के 110। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ सामान्यतः 90 से 110 होता है। साइमन बिने परीक्षण का प्रयोग करके जो है मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, उनमें जो है 140 से अधिक, ये जो है ध्यान दीजिएगा 140 या उससे अधिक के बालकों को जो है प्रतिभाशाली कहा गया। यानी कि जिनका IQ 140 या उससे अधिक होगा उन्हें प्रतिभाशाली की श्रेणी में उन्होंने टर्मन ने रखा था। उसके बाद जिनका 120 से लेकर 140 के बीच होगा IQ, जिनका 120 से 140 IQ होगा वह श्रेष्ठ श्रेणी में आ जाएंगे। उसके बाद जो है अति श्रेष्ठ में आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा 120 से 140 अति श्रेष्ठ में, और 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, और 110 से लेकर 120 वाले IQ ये आपका श्रेष्ठ श्रेणी में आ जाएंगे। 110 से 120 श्रेष्ठ, 90 से 110 ये जो है औसत, यही आपसे पूछा गया है। और 80 से 90 यानी कि 80 से 90 जिनका IQ होगा वह आपका मंद बुद्धि की श्रेणी में आएंगे, मंद बुद्धि की श्रेणी में 80 से 90। और 70 से 80 जिनका IQ होगा वह क्षीण बुद्धि की श्रेणी में आएंगे। और 50 से 70 अल्प बुद्धि की श्रेणी में आ जाएंगे। 50 से 70 जिनका IQ होगा वह अल्प बुद्धि की श्रेणी में जो है आ जाएंगे। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। औसत पूछा गया है 90 से 110, 140 याद रखिएगा प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास के पक्षों में सम्मिलित है क्या। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा। यहाँ उपरोक्त सभी बाल विकास के पक्षों में देखा जाए तो शारीरिक एवं गतिक विकास भी सम्मिलित है, संज्ञानात्मक विकास भी है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, ये सभी, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास मुख्य रूप से कितने कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, यहाँ 2 कारकों द्वारा। बाल विकास मुख्य रूप से 2 कारकों द्वारा निर्धारित होता है। कौन कौन सा। तो पहला जो है वह आपका अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता, और दूसरा जो है वह आपका पर्यावरण है। दूसरा पर्यावरण, पहला अनुवांशिकता। अनुवांशिकता से अभिप्राय क्या है, तो जन्मजात विशेषताएं जो होता है और क्षमताएं जो होता है।
इस संबंध में जो है एक गेसेल महोदय का कथन भी है, ये पूछा भी जाता है कथन स्टेटमेंट कि किनका कथन है, प्रश्न दे देगा। व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से आनुवांशिक कारकों द्वारा ही निर्धारित होता है, ये कथन दे देगा। और पूछा जाएगा कि किसके द्वारा जो है ये कहा गया है, तो गेसेल महोदय द्वारा जो ये कहा गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से आनुवांशिक कारकों द्वारा ही निर्धारित होता है, यह कथन गेसेल महोदय का है। अगला प्रश्न है आपका, हस्तता से अभिप्राय पूछा गया है, क्या होगा? तो यहाँ से होगा आपका बी ऑप्शन, प्रयोग में एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ का प्राधान्य हस्तता है। यानी कि हस्तता से अभिप्राय है प्रयोग में एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ का प्राधान्य। अधिक संख्या में देखा जाए तो शिशु दोनों हाथों का समान रूप से सहज उपयोग कर सकते हैं, परंतु 2 वर्ष की आयु तक में दाएं या बाएं हाथ में से किसी एक हाथ के प्रयोग के प्रति उनकी निश्चित पसंद वह दिखाई देने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो हस्तता कहते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि बच्चे सामान्यतः किसी सहायता के बिना कब चलना शुरू कर देते हैं? तो यह जो है 13 से 14 महीने के बीच, तो ऑप्शन में आपका 14 दिया गया है, 14 महीने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब आपका, भाषा के कौशलों के रूप में परिणत कितनी आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 क्रियाएं शामिल होती हैं। भाषा कौशल के रूप में परिणत जो है 4 आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है सुनना, सबसे पहला क्या है आपका, सुनना हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बोलना, दूसरा है बोलना, और तीसरा है पढ़ना, तीसरा पढ़ना, और चौथा लिखना, बोलना और ऐच्छिक क्रियाएं। लिखना, बोलना और ऐच्छिक क्रियाएं जो है ये चौथा हो गया। तो भाषा के कौशल के रूप में देखा जाए तो 4 आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं, ये तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण कौन से हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा, उपरोक्त सभी। मौखिक प्रश्न भी है, लिखित प्रश्न, व्यवहार मिलान चार्ट, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है देखा जाए तो मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जा सकने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, व्यवहार मिलान चार्ट है, प्रेक्षण जांच सूची है, निर्धारण मापनी जिसको हम रेटिंग स्केल कहते हैं, और व्यापक मूल्यांकन में सम्मिलित जो पक्ष है, यदि आपसे पूछा जाए व्यापक मूल्यांकन, ये व्यापक मूल्यांकन यदि पूछा जाएगा तो व्यापक मूल्यांकन में आपका मनोगत्यात्मक और भावात्मक पक्ष जो है शामिल होता है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण कौन से हैं, तो मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और व्यवहार मिलान चार्ट, यानी कि आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए कौन से क्रिया शब्द सहायक होते हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रत्यास्मरण करना, परिभाषित सभी और विभेद करना, ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। बृहद रूप से संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को लिखने के लिए जो है ये सभी क्रियाएं सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें दिया गया ए ऑप्शन में प्रत्यास्मरण करना, उसके बाद पहचानना, उल्लेख करना, परिभाषित करना, विभेद करना, तुलना करना, अभिनिर्धारण करना, सामान्यीकरण करना और आपका उदाहरण देना, निष्कर्ष निकालना, ये सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों में जो है शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर द्वारा अभिनिर्धारित बुद्धियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, संज्ञानात्मक बुद्धि इसमें सम्मिलित नहीं है। गार्डनर के जो है बहुवादी दृष्टिकोण के अनुसार सब लोगों के पास कम से कम 7 भिन्न भिन्न बुद्धियाँ होती हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि यानी कि पार्श्व चित्र के आधार पर अलग अलग मात्रा में कार्य करती हैं। पहला जो देखा जाए तो वह हो जाएगा आपका भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक या गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि तीसरा है, चौथा शारीरिक गणितीय बुद्धि, पांचवा सांगीतिक बुद्धि, छठवां जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सातवां है आपका आंतरवैयक्तिक बुद्धि। तो गार्डनर द्वारा जो है 7 प्रकार के जो है बुद्धियों को शामिल किया गया, तो इसमें संज्ञानात्मक बुद्धि शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना वर्ष 1987-88 में अस्तित्व में आया था। ये यदि पूछा जाए कब आया था ब्लैक बोर्ड, तो आपका 1987 और 1988
के बीच ये अस्तित्व में आया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, अब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था यानी कि मानसिक विकास को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 भागों में। पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था, जिसको मानसिक विकास कहते हैं, को 4 भागों में विभाजित किया इन्होंने। ये जो है पूछा भी गया है हमेशा, याद रखिएगा। संवेगात्मक, पहला जो है संवेगात्मक गामक अवस्था, पहला कौन सा अवस्था है? संवेगात्मक गामक अवस्था है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष, ये जो है आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष है। और संवेगात्मक गामक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष। और तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच। और चौथा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 11 से लेकर के 15 वर्ष के बीच। तो जीन पियाजे, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। पहला संवेगात्मक गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेगात्मक गामक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो एक तरफ आपका सिद्धांत दिया गया है, दूसरी तरफ प्रतिपादक। तो सिद्धांत और प्रतिपादक ये भी जो है पूछा जाता है हमेशा, या इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो दिया गया है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। पहला दिया गया है आपका मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, सही है। दूसरा है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, स्किनर नहीं बल्कि इरिक्सन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? इरिक्सन के द्वारा ये दिया गया था मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तीसरा है भाषा विकास सिद्धांत, चोम्स्की के द्वारा दिया गया था। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। बाकी सभी सुमेलित है, आपका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पूछा जाएगा तो इरिक्सन के द्वारा ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका परीक्षण है, दूसरी तरफ अध्ययन के विषय दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन निष्पादन परीक्षण दिया गया है, शिक्षितों की बुद्धि, ये आपका सुमेलित नहीं है। पहला है प्रसंगात्मक यानी कि प्रासंगिक बोध परीक्षण, जिसको TAT कहते हैं, ये व्यक्तित्व लक्षण जो है इसका विषय है। बी है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये अचेतन प्रेरणा से जो है इसका विषय है। और निष्पादन परीक्षण जो दिया गया है आपका, ये अशिक्षितों की बुद्धि परीक्षण हेतु ये किया जाता है, जबकि शिक्षितों की बुद्धि परीक्षण हेतु मौखिक परीक्षण किया जाता है। शिक्षितों की बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा? तो मौखिक परीक्षण के द्वारा किया जाता है। और निष्पादन परीक्षण ये आपका अशिक्षितों की बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है, न कि शिक्षितों की। और चौथा है चिमटी परीक्षण यांत्रिक कौशल, ये भी आपका सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ व्यक्तित्व सिद्धांत दिया गया है, दूसरी तरफ प्रतिपादक, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ? तो यहाँ जो सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन दिया गया शरीर रचना सिद्धांत क्रेस्मर के द्वारा, बिल्कुल गलत है। शरीर रचना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सेल्डन महोदय के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, शरीर रचना सिद्धांत पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया था, तो सेल्डन के द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन में दिया गया मांग सिद्धांत, ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। सीलगुड़ सिद्धांत अल्पोर्ट और कैटल के द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। सभी सही है, बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन है, माता पिता के संरक्षण से बाहर निकलकर अपने सहपाठियों दोस्तों की संगत करना बालक की किस अवस्था को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था को ये प्रतिबिंबित करता है। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था, या हम इसे पूर्व किशोरा अवस्था भी कह सकते हैं। ये 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु के बीच जो है होता है। इस वर्ग में बालक अपने माता पिता के संरक्षण से बाहर निकलकर अपने सहपाठियों दोस्तों की संगत में रहना अधिक पसंद करता है, और इस आयु वर्ग का बालक अपनी प्रसन्नता को सर्वाधिक तरजीह देता है। तो उत्तर बाल्यावस्था यदि ऑप्शन में रहे, या फिर पूर्व किशोरावस्था भी इसे हम कहते हैं, पूर्व किशोरावस्था।
जो कि 9 से लेके 12 वर्ष के बीच होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो यह तत्परता से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम का संबंध तत्परता के नियम से है। और मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम जो है इन्होंने बताए हैं। पूछा भी गया थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो पहला जो है तत्परता का नियम है। पहला नियम कौन सा है? तत्परता का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम। दूसरा याद रखिएगा प्रभाव का नियम। और तीसरा जो है वह है अभ्यास का नियम। तीसरा है अभ्यास का नियम। तो थॉर्नडाइक द्वारा जो है सीखने यानी कि प्राथमिक मूलभूत नियम जो सीखने के बताए गए हैं वह तत्परता का है पहला, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। ये कई बार जो है प्रश्न पूछा गया, ध्यान से जो है इसे याद रखिएगा आप लोग। थॉर्नडाइक द्वारा 3 नियम दिए गए थे सीखने के। तत्परता का नियम पहला है, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयारी के लिए जो है किए जाने पर बल देता है। और तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है और ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया बाल विकास में सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो वह तत्परता से। ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं? तो ये आपका कहलाता है ज्ञान का स्थानांतरण। बी ऑप्शन यहाँ से होगा। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय किसी अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को ज्ञान का स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह होता है धनात्मक। पहला धनात्मक स्थानांतरण होता है। दूसरा जो होता है वह ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। और तीसरा जो होता है वह शून्य स्थानांतरण होता है। तीसरा शून्य स्थानांतरण। तो तीनों जो है याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। तो अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता शब्द भी प्रयोग किया जाता है, जिसे मैस्लो ने दिया था। आवश्यकता का नियम या मांग का नियम जो है ये आप पढ़े होंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रवर्तक कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बुद्धि की संरचना सिद्धांत दिया गया है जेपी दास। ये आपका गलत है। बुद्धि की संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। गिलफोर्ड या गिलफोर्ड कहीं कहीं लिखा रहता है, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था बुद्धि की संरचना सिद्धांत, न कि जेपी दास के द्वारा। तो ये आपका सुमेलित नहीं। बाकी एक कारक सिद्धांत बिने टर्मन और स्टर्न के द्वारा दिया गया था। द्विकारक व त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और डी ऑप्शन है कि बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। सभी सुमेलित हैं। सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या क्या होती है? तो यहाँ जो सही होगा आपका डी ऑप्शन से होगा। उपरोक्त सभी सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, ये सभी बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है उसमें सामूहिक भावना की प्रबलता, उसके बाद जो है आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, उसके बाद शारीरिक विकास में स्थिरता। यदि ये भी ऑप्शन में रहे तो सही होगा। शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है और रुचियों में परिवर्तन, ये सभी बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से कौन कौन सम्मिलित हैं? तो यहाँ जो सही होगा आपका डी ऑप्शन से होगा। उपरोक्त सभी करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना और निरीक्षण करके सीखना, ये सभी अधिगम की प्रभावशाली विधियों में शामिल किए जाते हैं। इसमें जो है आपका प्रोजेक्ट विधि भी आता है, समूह अधिगम भी आता है, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि भी आता है, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, परीक्षण करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना और करके सीखना, ये सभी जो है मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये प्रमुख विधि जो बताए गए हैं ये प्रभावशाली माना गया है, अधिगम की प्रभावशाली विधि। अगला जो प्रश्न है आपका, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक कौन सा है? तो यहाँ से होगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। बालकों के संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण में उसका प्रभाव, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव, ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख वातावरणीय कारकों में से हैं। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चिंतन के उपकरण या साधन हैं?
तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी प्रतिमाएं, प्रत्यय, प्रतीक एवं चिन्ह ये सभी चिंतन के उपकरण या साधन है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन एवं परीक्षणों के आधार पर चिंतन प्रक्रिया के आधार स्तंभ या उपकरण में जो है आपका प्रतिमाएं, प्रत्यय, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा, सूत्र इन सभी को जो है शामिल किया है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैरेट महोदय का एक कथन है इस संबंध में जो है ध्यान दीजिएगा। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीक यानी कि बिंब या विचार या प्रत्यय को हम कह सकते हैं का प्रयोग होता है। तो यदि ये कथन दिया जाए कि प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है, किसका कथन है? तो ये गैरेट महोदय का कथन है, चिंतन के संबंध में है ये। अगला जो प्रश्न है आपका, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है, जिसमें से कौन कौन निम्नलिखित में शामिल हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आपका अधिगम प्रक्रिया में सीखने के नियमों का विशेष महत्व है। सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व आपका इसमें उद्देश्यों की स्पष्टता, अभ्यास जागृत करना, उसके बाद जो है तत्परता जागृत करना, उसके बाद जो आपका स्वक्रिया पर बल देना, अनुभव स्थानांतरण और प्रेरकों का प्रयोग, ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक सक्रियता विधि, 18 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा विधि तथा 7 वर्ष की आयु से आगे की अवस्था को माना गया है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यहाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, सांकेतिक विधि। यानी कि मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के अनुसार जन्म से लेकर के 18 माह तक सक्रियता विधि और 18 माह से लेकर 24 माह तक दृश्य प्रतिमा विधि और 7 वर्ष की आयु से आगे की अवस्था को सांकेतिक विधि इन्होंने माना है। और अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। तो यह आपका डी ऑप्शन से होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि संज्ञानपरक, क्रियापरक और संवेगात्मक, ये सभी अभिवृत्ति संप्रत्यय किसी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है जिसमें संज्ञानपरक, क्रियापरक एवं संवेगात्मक प्रत्यय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, बुद्धि के लिए। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है जिसका निर्माण सीएम भाटिया, किसने? तो सीएम भाटिया ने वर्ष 1955 में किया था। भाटिया बैटरी परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या फिर क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है। क्रिया परीक्षण समूह भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके लिए परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? तो बुद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वांछनीय अवयव होता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, विश्वसनीयता के लिए। किसी भी मापक उपकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या वांछनीय अवयव उसकी विश्वसनीयता होती है। किसी उपकरण का वास्तविक प्रसारण का अनुपात संयोग प्रसारण अनुपात से जितना अधिक होगा उस मापक की उपकरण की विश्वसनीयता भी उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ जो है मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वांछनीय अवयव पूछा गया था, तो वह है विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। यहाँ पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं, जिसके अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक ये सभी शामिल किए जाते हैं। और अंतिम प्रश्न है, संवेग शब्द का सही मनोवैज्ञानिक व शाब्दिक अर्थ होता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। संवेग शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ मनुष्य या पशु में उत्पन्न संवेदना से है, जिसमें प्राणी शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार का प्रदर्शन करता है। इस संबंध में वुडवर्थ का एक कथन है, ये याद रखिएगा कथन, कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। कथन क्या है? संवेग व्यक्ति का
व्यक्ति का जो है उत्तेजित दशा होता है। ये कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है, याद रखिएगा ये। तो ये हो गया आपका मनोविज्ञान, बाल विकास एवं मनोविज्ञान के 30 प्रश्न। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट था मनोविज्ञान का। और हिंदी का इसके पहले जो है एक प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही आपका सुपर टेट का भी क्लास जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।